पाकिस्तान की बात करते हैं क्योंकि पाकिस्तान का जो ये अब डिक्टेटर है आसिम मुनीर, हमें इसको कहना छोड़ देना चाहिए आर्मी चीफ फील्ड मार्शल कुछ डिक्टेटर। पाकिस्तान का तानाशाह आसिम मुनीर अब जब सीडीएफ बन गया, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, तो पाकिस्तान की सेना के मुख्यालय में उसको गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और उस गार्ड ऑफ ऑनर में उसने एक बार फिर जो है भारत के खिलाफ जहर उगला। लेकिन ये जितनी टींगे पाकिस्तान में हाँकते हैं, दुनिया उनको कैसे देखती है, पहले उसकी तस्वीर देख लीजिए। पाकिस्तान कितना बड़ा फरेबी है और इसकी इंटरनेशनल इमेज क्या है। पश्चिमी देश तो खास तौर पर पाकिस्तान से त्रस्त है। उनका बस चले तो पाकिस्तान से उनका कोई लेना देना हो, लेकिन पाकिस्तान चूंकि ऐसी जगह बैठा हुआ है ना, वो अफगानिस्तान भी है, अमेरिका का इंटरेस्ट रहता है। लेकिन अमेरिका भले ही कहे कि पाकिस्तान, शहबाज शरीफ और मेरा फेवरेट फील्ड मार्शल ट्रंप कहते हैं आसिम मुनीर को, बाकी यूरोप के लोग कुछ नहीं समझते इनको। अब पाकिस्तान का नेता आप सोचिए जब पहुंचता है लंदन, ये इनका जो आप में तस्वीरें देख रहे हैं, मोहसिन नकवी इनके गृहमंत्री इस गाड़ी में बैठा हुआ है और ये जा रहे हैं लंदन में ब्रिटिश फॉरेन ऑफिस, विदेश मंत्रालय। फिर मैं कह रहा हूं, गाड़ी में पाकिस्तान का गृहमंत्री बैठा है, सामने जो बैरियर लगे हैं उसके पीछे ब्रिटेन की फॉरेन मिनिस्ट्री का दफ्तर है और गाड़ी ऐसे चेक हो रही है जैसे कोई सामान्य आदमी सड़क पर जा रहा हो। जैसे हमारे यहाँ जैसे कई बार जगह आप किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग में जाते हैं, चेक होती है, टायर घुमा घुमा के, टायर में देख टॉर्च से टायर आगे पीछे झुक झुक के, लेट लेट के वो पुलिस वाला गाड़ी जांच कर रहा है। और इसको लेकर के सोशल मीडिया पर अब इस तरीके के कमेंट्स हो रहे हैं कि ये है पाकिस्तान की औकात और पाकिस्तान की दुनिया की निगाहों में पाकिस्तान की इमेज। कि देश के गृह मंत्री, ये सब तो प्रोटोकॉल वगैरह के साथ चलते होंगे ना किसी भी देश में जब ये जाते हैं, तो उसकी चेकिंग इस तरीके से ट्रॉफी रखी है केस में, ये चेकिंग वालों ने बताया क्या? सर गाड़ी चेक हुई है, नकवी ये आप देखिए जरा, ये हो रहा है और इसके बाद फिर वो ये बैरियर डाउन होते हैं और फिर वो कहते हैं जाइए आगे बढ़िए, और आगे फिर पूरा अमला है उसके साथ जो वहां वेट कर रहा है मोहसिन नकवी का इस बैरियर के पीछे, फिर जाके वो उतरते हैं। पता नहीं मोहसिन नकवी ने अपने लोगों को झाड़ा होगा वहां जाकर के कि तुमने ये मेरी बेइज्जती कराई है। अच्छा, वीडियो भी बन रहा है, ये इस बात को आप नोट कीजिए। वो गए, होम मिनिस्टर जा रहा है, गाड़ी की चेकिंग हो रही है, चलिए जो हुआ, वीडियो कौन बना रहा है? कोई तो वीडियो बना रहा है। अब या तो ये पाकिस्तानी डेलीगेशन का ही कोई आदमी वीडियो बना रहा था कि देखिए हमारे साथ क्या व्यवहार हो रहा है साहब और हम इसकी शिकायत करेंगे, या वहां मौजूद कोई पुलिस वाला बना रहा था। दोनों ही सूरतों में है बड़ी बेइज्जती की। वैसे भी सामान्यतः मतलब मंत्री वगैरह जा रहा हो तो टैक्सी में तो जाता नहीं है, वहां एम्बेसी में गाड़ियां होती हैं। अरे ये भी मुझे बताया जा रहा है कि इनका वीजा भी चेक हो रहा था। ये जो गाड़ी खोल के वो अंदर मोहसिन नकवी से अंदर बात कर रहा है, तो होम मिनिस्टर का पाकिस्तान के वीजा पूछ रहा है, वीजा दिखाओ कि तुम यहाँ आए हो। तो ये तो वो तो ले तो गया है, पेपर ले गया जी। बेइज्जती की बात तो है ही, जो कुछ हुआ है, लेकिन ये एडमिनिस्ट्रेटिव फेल्योर पाकिस्तान जिसको लगती है ना, हाँ, हर जी करेंगे जिसको लगती हो बेइज्जती वो समझ रहा है। आप जबरदस्ती इस पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों को ऐसा लगता है कि ऐसा होता है कि बेइज्जती हो। ये एडमिनिस्ट्रेटिव फेल्योर भी है पाकिस्तान के, वहाँ पर जो भी एम्बेसी के लोग हैं उनकी तरफ से भी, लंदन की तरफ से भी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और यदि ऐसा नहीं है तो ये तो और बड़ी गंभीर बात है कि क्या वो शक कर रहे हैं इस पर। हालांकि मुझे तो मोहसिन नकवी साहब का नाम लेते ही ट्रॉफी याद आती है हमारी, कि भाई वो ट्रॉफी हमारी। सर वो आड़ी गंदर गाड़ी में बैठा है, उसने बताया होगा ना, या उनके ड्राइवर ने और जो लोग बैठेंगे साहब, ये हम पाकिस्तान का होम मिनिस्टर बैठा है यहाँ पे गाड़ी के अंदर। वो तो वहाँ पर सब एंट्री होती है ना, हम लोग जब भी जाते हैं तो उनके पास एंट्री सारी होती है कि कौन आ रहा है, कौन सी गाड़ी में आ रहा है, कौन सी गाड़ी का नंबर है। तो इनको पहले मालूम होगा गार्ड्स को 100%। ऐसे थोड़ी कि बस सिक्योरिटी की वजह से थोड़ी जाने दे रहे हैं, तो आप चले जाए, आपकी गाड़ी की सिक्योरिटी उसके बावजूद ये हो रहा है, फिर तो और गंभीर बात है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये बहुत गंभीर बात है कि क्यों हो रहा है, किस तरह से ये बात हुई है। और ये पाकिस्तान के एम्बेसी की तरफ से ज्यादा बड़ा फेल्योर है कि मतलब किस तरह की व्यवस्था उन्होंने की है कि उनका होम मिनिस्टर और लंदन वाले लोग ऐसा समझते हैं कि भाई ऐसा करना चाहिए, तो मुझे और ज्यादा गंभीर बात। अच्छा, मुझे तो वो बात याद आ गई, वही पुराना वीडियो, यही होम मिनिस्टर इनका जो है मोहसिन नकवी पाकिस्तान के एयरपोर्ट पे जा जाके लोगों के वीजा चेक कर रहा था। खुद वीजा चेक कर रहे थे कि आपका यहाँ लंदन में उसका खुद का वीजा चेक हो गया कि भाई तू क्या करने आया यहाँ पे। नहीं, वो समीर जी मुझे अभी ब्रेक में बता रहे थे, उसे बताना नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि ये जैसे ही पता चला तो वहाँ एजेंसियां अलर्ट हुई। पहले इतनी चेकिंग नहीं होती थी, जब पता चला कि पाकिस्तान का वो गृह मंत्री आ रहा है, हाँ।
तब ये ज्यादा हुआ, नहीं तो ये सामान्य गाड़ी निकल जाती है, मेटल डिटेक्टर से पार करके वो चले जाते। ये समीर जी ने मुझे ब्रेक में बताया। खैर, ये इस देश की क्रेडिबिलिटी है, और देश के अंदर इनके यहां क्या हो रहा है वो भी एक तस्वीर देख लीजिए। पाकिस्तान की जनता जानती है कि अब अगर हमने कुछ नहीं किया तो फिर ये मौका हाथ से चला जाएगा, और ये आसिम मुनीर जो है इसने एक साइलेंट कू तो कर ही दिया है, तख्ता पलट तो कर ही दिया, और ये तानाशाह तो बन बैठा है, लेकिन इसको जवाब देने का वक्त भी अभी है, क्योंकि इसके पास अब बेतहाशा ताकत है। शहबाज सरकार तो सरेंडर कर चुकी है, घुटनों पे आ चुकी है, तो अब जनता क्या करेगी? एक इमरान खान का मामला चल रहा है, दूसरा पाकिस्तान में हुकूमत और आसिम मुनीर के खिलाफ जगह जगह प्रदर्शन शुरू हो गए, जैसे कराची की तस्वीर आप देख रहे हैं फिलहाल। वैसे तो कराची में, रावलपिंडी में, लाहौर में सब जगह पर आज़ादी आज़ादी के नारे लग रहे हैं, और अभी तक जो इमरान खान और उनकी पार्टी पीटीआई तक सीमित था, अब वैसा नहीं है। अब वो सारे लोग जो डिससेटिस्फाइड लोग हैं किसी ना किसी वजह से, सिंध में आज़ादी की तहरीक चलती है, सब लोग, वकील, स्टूडेंट्स, पश्तून हो, पठान, कारोबारी, कामकाजी लोग जगह जगह सड़कों पर आ रहे हैं। मतलब उस वक्त तो इन्होंने जोर जबरदस्ती के बल पर संशोधन करा लिया अपने संविधान में और आसिम मुनीर को सबका बाप बना दिया, लेकिन लोगों को अब यह लग रहा है कि हमारे साथ हुआ क्या है। पूरा पाकिस्तान जल जाने की स्थिति में है, जगह जगह से तोड़फोड़, आगजनी, आंसू गैस, दंगा फसाद, बस यही खबरें आ रही हैं, और मुनीर की वर्दी और गुंडागर्दी के खिलाफ पूरा पाकिस्तान उबल रहा है। कुछ तस्वीरें देख लीजिए। तो ये जो हमारी स्पेस है, जहां हम रियासत की क्रिटिक करते हैं, जहां हम रियासत से अकाउंटेबिलिटी मांगते हैं, उस स्पेस हमारे लिए खत्म हो जाएगी। शेम, 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 शेम। ये जो दहशतगर्दी है, इसके पीछे वर्दी है। ये जो दहशतगर्दी है, इसके पीछे वर्दी है। ये जो दहशतगर्दी है, इसके पीछे वर्दी है। आवाज़ भी सुन ले, आवाज़ भी सुन ले, आज़ादी भी सुन ले, आज़ादी भी सुन ले, आज़ादी मुस्तार भी सुन ले, आज़ादी सरकारी सुन ले, आज़ादी बिलावल सुन ले, आज़ादी अल्ताफ सुन ले, आज़ादी। तो ये आजादी के नारे गूंज रहे हैं कराची में, सिंध में। ये नारे अभी तक ज्यादातर इनके बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में लगते थे, बलोच और पठान। ये पठान लोग नहीं है, और कराची में होना और ज्यादा सिंधी लोग हैं, ये सिंधी लोग हैं। वही इसलिए कह रहा हूँ, कराची में है तो सिंधी भाई के लोग सूबे हैं। कितने हैं वहां? पीओके में तो अभी गोलीबारी हुई थी, अभी कितने लोग मारे गए थे। वो आजादी चाहते हैं, पठान पश्तून आजादी चाहते हैं, बलोच आजादी चाहते हैं, एक पंजाब बचा हुआ है। अब ये सिंधी लोग नारे लगा रहे हैं आजादी आजादी के। पूरे देश के अंदर एक पंजाब सूबा है केवल, जहां अभी तक ऐसी आग नहीं दिखाई दे रही। वैसे वहां भी अलग अलग एथनिसिटीज के और लोग हैं जो बड़े परेशान हैं, लेकिन आसिम मुनीर क्या कर रहा है? वो गार्ड ऑफ ऑनर ले रहा है, सीडीएफ बन गया है। तो अब सीडीएफ बनने के बाद तेवर देखिए साहब आप उसके। जब तक नोटिफिकेशन नहीं आया था ना सीडीएफ का, तो सांसें अटकी हुई थी, एक खबर नहीं छपी एक हफ्ते तक आसिम मुनीर को लेकर के पाकिस्तान के अखबारों में भी। लेकिन जैसे ही सीडीएफ बनने के फैसले पर जरदारी ने, जो राष्ट्रपति ने, दस्तखत कर दिए, मुनीर की बाँछें खिल गई। अब वो खुलेआम धमकियां भी दे रहा है। कल वो रावलपिंडी में था, डिफेंस फोर्सेस के हेडक्वार्टर्स में उसे सलामी दी गई, फिर उसने तीनों सेनाओं को संबोधित किया, क्योंकि अब वो तीनों सेनाओं का बॉस है, केवल सेना का बॉस नहीं है। और सबसे पहले उसने भारत को धमकाया, फिर अफगानिस्तान को धमकाया। कहा कि पाकिस्तान, भारत का नाम ले कि अगर भारत ने अब कोई और जरूरत की तो पाकिस्तान पहले से भी ज्यादा जोरदार जवाब देगा, भारत किसी मुगालते में न रहे। पाकिस्तान का रिस्पॉन्स अब और भी घातक होगा। और मुनीर की बातों में सीडीएफ बनने का गुरूर भी अब साफ साफ दिखाई देता है। अफगानिस्तान के लिए उसने कहा कि अब अफगान लोगों के पास, मतलब तालिबान के पास एक ही ऑप्शन है, अब या तो वो तहरीके तालिबान टीटीपी को चुन ले जो इनके यहाँ सुसाइड हमले करता है, या वो पाकिस्तान को चुन ले। अब ये तो सीधी खुली धमकी है कि अगर तुम टीटीपी को नहीं रोकोगे तो फिर हम अब तुम पर खुलकर हमला करेंगे और हमको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन मुनीर के पास चाहे सेना या मतलब उतनी सेना के पास इतनी औकात है कि दोनों मोर्चों पर वो अब अपने दोनों दुश्मनों का मुकाबला कर भी सके, वो भी तब जब घर के अंदर आग लगी हुई हो। कल ही हमने पीटीआई के नेता का आपको एक स्टेटमेंट दिखाया था कि कोई भी फौज जंग नहीं जीतती जब तक लोग उसके साथ ना हो। तो यहां तो पूरे देश में आग लगी हुई है और फिर भी बातें बड़ी बड़ी। समीर जी देखिए, कल चार्ज संभाला आसिम मुनीर साहब ने और कल ही नया ऑर्डर दे दिया उन्होंने। उनके लिए नई विदेशी गाड़ी आ रही है एक, और बिल्कुल जो पाकिस्तान के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री भी जिस गाड़ी में नहीं जाते वैसी गाड़ी उनके लिए आ रही है, जिस पर कोई मिसाइल का अटैक नहीं होगा और सारी सुविधाओं से युक्त बड़ी गाड़ी उनके लिए। अच्छा। कल ही सेना ने ऑर्डर कर दिया कि भाई अब मुनीर साहब के लिए एक नई गाड़ी आनी है। और मुनीर साहब ने कल बैठक के बाद, अब आप स्थिति देखिए, कल मुनीर साहब ने बैठक ली और उसके बाद जो दोनों वायुसेना प्रमुख जो है
और जो नेवल प्रमुख थे उनसे कहा मुनीर साहब ने मीटिंग करने के लिए, तो उन्होंने कहा साहब आपने आज पार संभाला है पर सोमवार को बात करेंगे। तो अभी ये स्थिति है कि कल वो चाहते थे बैठक हो जाए रात को रावलपिंडी में, और कल दोनों प्रमुखों ने कहा कि मंडे को इस संदर्भ में अपन बैठक करेंगे, आगे क्या करना है क्या नहीं। तो अब ये दिखने लगा है कि भाई मुनीर भले ही संविधान संशोधन कर अभी पावरफुल बन गया है, लेकिन उसका जो एक्सेप्टेंस सेना के अंदर होना चाहता वो अभी नहीं हुआ खासकर है, एयरफोर्स और नेवी में। बिल्कुल दोनों में। और वो आने वाले दिनों में ये दिखेगा, क्योंकि अभी कई नियुक्तियां होनी है और आसिम मुनीर अपने लोगों को सब भाई अभी इनको देखिए वाइस चीफ बनाना है, वो सब स्ट्रेटेजिक कमांड का कमांडर, न्यूक्लियर कमांड का कमांडर। कहा यह भी जा रहा है कि दोनों सेना जो प्रमुख है एयर के जो है और नेवी के जो है उनको हटा के आसिम मुनीर अपने भरोसेमंद लोगों को लेकर आना चाहते हैं वहां, तो वहां अलग एक तरह का सत्ता संघर्ष। मैंने तो एक खबर और देखी है, अब ये पाकिस्तान के लोगों ने ये खबर डाली है कि ये जो एक हफ्ता नोटिफिकेशन नहीं आया ना इसका, और वो प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ तो पहले बहरीन और फिर लंदन भाग गए ताकि मुझे यहां पर आके ये प्रेशराइज ना करें नोटिफिकेशन के लिए। बता खबर में ये था कि नवाज शरीफ को भी लंदन जाना था अपने भाई के साथ, ये दोनों बैठ के वहां पर मंत्रणा करते, लेकिन एक तरीके से हॉस्टेज बना लिया गया नवाज शरीफ को कि तुम्हारा भाई जब तक नहीं लौटेगा तुम नहीं जाओगे, पहले ये काम पूरा करके जाओ। सर ये मुमकिन है पाकिस्तान में? बिल्कुल मुमकिन है। और हम लोग कहानी कुर्सी की नहीं, वही बिल्कुल सही कह रहे हैं, वही मुमकिन है। और हम लोग बार बार कह रहे थे कि यहाँ से नवाज शरीफ के लिए और शरीफ भाई के लिए कोई रास्ता नहीं बचा हुआ है। आज के दिन में अब आसिफ मुनीर उन्हें जो कहेगा वो करने के लिए उनको तैयार रहना पड़ेगा। अब उनके पास कोई विकल्प नहीं खुला हुआ है। पहले वो प्रधानमंत्री के तौर पर हो सकता है, आज भी वो प्रधानमंत्री के तौर पर जो प्रोटोकॉल है उसमें वो अपर हिरार्की में है, लेकिन सच तो यह है कि सत्ता का जो तंत्र है वो उसके वहां पर है। अभी आप जिक्र कर रहे थे पाकिस्तान में शासन कौन चलाता है? पाकिस्तान में शासन न बलूच के लोग चलाते हैं, न सिंध के लोग चलाते हैं, पंजाबियों का शासन होता है। पंजाब जितने ये जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जिसको कहते हैं, वहां का मिलिट्री कॉम्प्लेक्स जो है वो कौन डोमिनेट करता है? उसमें कोई पश्तून या सिंधी नहीं डोमिनेट करते हैं, ये पंजाबी लोग डोमिनेट करते हैं। और यही पंजाबी लोग जो है वो बांग्लादेश बनने का भी कारण थे, और यही पंजाबी लोग जो हैं वो सिंध और बलूचिस्तान के अंदर यदि कल आजादी के मूवमेंट को हवा लगी और बाकी लोग ये लोग वही जिम्मेदार। सर चलिए आप दूसरी बड़ी जंग की बात कर लेते हैं, यूक्रेन और रूस की। इसको लेकर एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट ट्रंप साहब का आया है, और इससे अब ये सारा जो भी ये शतरंज की बिसात पर चालें चली जा रही थी ना, सब पता लग गया किसका गेम क्या है। ट्रंप जेलेंस्की से नाराज हैं और उन्होंने खुलकर ये कहा वेरी अपसेट विद जेलेंस्की। अब जेलेंस्की को क्या कह दिया आपको आगे बताता हूं, पहले लंदन चलिए हमारे साथ। आप लंदन में कल जेलेंस्की ने यूरोप के लोगों से देशों के नेताओं से मुलाकात की। फ्रांस के राष्ट्रपति, ब्रिटेन के राष्ट्रपति और जर्मनी के चांसलर, ये तीनों थे वहां पर, और इनके साथ उनकी अलग से मुलाकात हुई है। ये मुलाकात उस वक्त हुई है जब अमेरिका में यूक्रेन के डेलीगेशन जो हैं वो अमेरिका का जो शांति वार्ता का मसौदा है उस पर वहां बात कर रहे थे। उससे पहले जेलेंस्की की उन दो लोगों से मुलाकात हुई जो पुतिन से मिलकर आए थे, ट्रंप के दामाद और उनके विशेष दूत, और उसके बाद ये यहां पर पहुंचे हुए थे। तो यहां पहुंचने के बाद ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस तीनों ने एक सुर में कहा कि हम यूक्रेन के साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा अब ये केवल यूक्रेन की आजादी की बात नहीं है, उसकी सुरक्षा की बात नहीं है, ये यूरोप की सुरक्षा की बात है। मैक्रोन ने उसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, उसने कहा कि अभी हमारे हाथ में बहुत पत्ते हैं, यूक्रेन को परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम यूक्रेन का साथ नहीं छोड़ेंगे। वो बातों पर ये बार बार जरूर कह रहे थे, सारे नेताओं ने अलग अलग स्टेटमेंट में कहा कि हम यूक्रेन और यूरोप, यूक्रेन और अमेरिका, हम तीनों साथ मिलकर इसका हल खोजेंगे, एक साथ खड़े हैं। लेकिन वो साथ साथ ये भी उन्होंने इशारा कर दिया कि अमेरिका अगर यूक्रेन का साथ छोड़ता है तो हम अकेला नहीं छोड़ेंगे यूक्रेन को। उन्होंने ये भी कहा कि हमारे पास इनको फाइनेंशियल असिस्टेंस देने के लिए, इनकी कंट्री को दोबारा बनाने के लिए जो रुपया लगेगा उसकी पूरी व्यवस्था हमारे साथ है, इनको हथियार देने के और ट्रेनिंग देने के कार्यक्रम भी लगातार चलते रहेंगे। ये यूरोप ने जेलेंस्की को आश्वासन दिया, और यह भी आश्वासन दिया कि आपकी पूरी सुरक्षा की गारंटी दिए बगैर कोई शांति समझौता नहीं होगा। मतलब ट्रंप को वो कह रहे हैं सीधे सीधे कि पहले जेलेंस्की की यूक्रेन की शांति की कोई गारंटी दीजिए, इसकी सुरक्षा की, कि कल को दोबारा पुतिन ऐसा नहीं करेंगे, तो वो जब तक नहीं आएगा हम आपका साथ नहीं छोड़ने वाले हैं। तो इस पर मैं आपको ट्रंप की बात सुनवा देता हूं। ट्रंप ने लेकिन ये कहा कि मैं बड़ा निराश हूं जेलेंस्की से, क्योंकि पुतिन ने तो मेरा मसौदा पढ़ लिया और वो शांति वार्ता के लिए तैयार है, और वो कर भी रहा है शांति वार्ता, वो युद्ध रोकने के लिए भी तैयार है। लेकिन जेलेंस्की ने अभी तक वो जो ड्राफ्ट था 28 पॉइंट वाला वो पढ़ा ही नहीं है। ये कहा कि इनके लोग जो यहां अमेरिका में आकर हमारे साथ बातचीत कर रहे हैं
वो लोग तो उस ड्राफ्ट से खुश हैं, वो भी तैयार हैं, लेकिन जेलेंस्की तैयार नहीं है। तो अब वो सारा दोष सीधे सीधे यूक्रेन के ऊपर थोप रहा है। सुनिए ट्रंप की बात सुनाइए। So we've been speaking to President Putin and we've been speaking to Ukrainian leaders, including Zelensky, President Zelensky. And I have to say that I'm a little bit disappointed that President Zelensky hasn't yet read the proposal. That was as of a few hours ago. His people love it, but he hasn't. Russia's fine with it. Russia, I guess, would rather have the whole country when you think of it. But Russia is, I believe, fine with it, but I'm not sure that Zelensky is fine with it. His people love it, but he hasn't read it. कह रहे हैं उनके लोगों को तो वो मसौदा बड़ा पसंद है, शांति मसौदा, लेकिन इन्होंने पढ़ा भी नहीं है। सारा ब्लेम जेलेंस्की के ऊपर, इंडिविजुअल के ऊपर डाल रहे हैं ट्रंप। त्रिपाठी जी, नहीं देखिए, ट्रंप तो जो कर रहे हैं वो अपने एक तरह से कहें कि इस वाले मामले में कंसिस्टेंट हैं और मामलों में नहीं रहते, इसमें तो कंसिस्टेंट है। और ये सचमुच जरा सोचना चाहिए। अभी आप कह रहे हैं कि सबने भरोसा दे दिया है, ब्रिटेन ने, यूरोप के देशों ने, कि हम आपका देश बना देंगे, हम आपको सब कुछ करेंगे, हथियार देंगे। अगर ये स्थिति होती तो क्या ट्रंप के दरवाजे पर इन सारे नेताओं को लाइन लगाकर कभी बैठना होता? ओवल ऑफिस में फ़ोन कराना पड़ता कि आप जरा पुतिन से बात कर लीजिए, कम से कम वो मान जाए। उस वक्त भी तो ये पीस गारंटी, बाकायदा शब्द इस्तेमाल हुआ था, पीस गारंटी, सिक्योरिटी वो दी थी। क्या हुआ उसका? फिर जब आप कह रहे हैं देश बनेगा तो तब न जब युद्ध रुकेगा। क्या युद्ध रुकवाने की आप स्थिति में है? और मेरा ये मानना है कि यूरोप के जो लीडर्स हैं उनको बस ये लग रहा है कि हम किसी तरह से ट्रंप एकदम से, जो जिसको कहते हैं ना कि वो टर्म डिक्टेट कर रहे हैं, हम उससे थोड़ा बाहर जाएं। वो संभव नहीं है आपके लिए। या तो आप वो करते दिख जाते, आपने चाइना के साथ भी गलबहियां करके देख ली, आपने सारी कोशिशें करके देख ली। मुझे लगता है ये अच्छा नहीं होगा कि अगर कोई पीस प्लान आया हुआ है तो उसको इस तरह से, एक तरह से कहें कि ध्वस्त करने की कोशिश की जाए। और कहीं भी इसमें मतलब जिसको कहते हैं ना, कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है। यूरोपीय यूनियन कितने पैसे दे देगा, कितने हथियार देगा, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन बात उससे ज्यादा आगे बढ़ चुकी है। यूरोप के इन सारे नेताओं को अब इस बात में कोई शक नहीं है कि एक तरीके से ट्रंप ने यूक्रेन का सौदा कर लिया है पुतिन के साथ। नहीं, यूक्रेन का सौदा तो यूरोपीय यूनियन के देशों ने भी किया। बिल्कुल, जब नाटो में शामिल होने का था कोई वजह नहीं थी। ये युद्ध जहां से बढ़ा है वहां युद्ध रोका जा सकता था। आप उसी को कहते कि हम नाटो को मेंबरशिप विड्रॉ कर रहे हैं, हम ये चाहते हैं कि यहां रुक जाए, तो शायद हालात ठीक होते। आपने जब रशिया को थ्रेट दिखाया तो रशिया ने उसका जवाब दिया। और उस वक्त जो बाइडेन थे, उन्होंने कहा कि हम एकदम सब, मतलब उस वक्त तो जो बाइडेन का अंदाज होता था कि हम सब कुछ दे देंगे और ये तो वॉर मॉन्गर है और ये शब्द इस्तेमाल करते थे। तो स्थितियां बहुत बदली हैं। सर, क्या ऐसी कोई परिस्थिति बनती दिख रही है कि अमेरिका इस सारी प्रोसेस से अलग हो जाए, जिस तरीके से उन्होंने जेलेंस्की को कहा कि वो इंटरेस्टेड ही नहीं लग रहा मुझे युद्ध रोकने में, और यूरोप और यूक्रेन एक तरफ और अमेरिका दूसरी तरफ अलग हो जाए? बिल्कुल बहुत कॉम्प्लिकेटेड। आप इसको समझिए कि आज जेलेंस्की आज बहुत उसमें होंगे, आश्वस्त होंगे। और ये जो सारी बात हो रही है, ट्रंप साहब जो कर क्या रहे हैं, वो जेलेंस्की को नहीं धमका रहे, वो यूरोप को धमका रहे हैं। अच्छा, इसको आप छोटे उस पर मत देखिए। है तो जेलेंस्की के पीछे यूरोप है, और यूरोप नहीं खड़ा होता, या मैक्रोन और ये सारे जो लोग आज खड़े हुए, ब्रिटेन, यूरोप में फ्रांस है, जर्मनी है, तो इस तरह की स्थिति नहीं होती। आज जेलेंस्की जहाँ खड़े हुए हैं मजबूती से, या उस लड़ाई को लड़ भी रहे, मान लीजिए कमज़ोर भी हैं, तो भी उसकी एक बड़ी वजह यूरोप है। नहीं, लेकिन क्या अमेरिका के बिना ये लोग यूक्रेन का साथ दे पाएंगे? नहीं, अमेरिका के बिना, अमेरिका के खिलाफ ही एक तरह से कह लीजिए, वो तो उनकी अस्तित्व की लड़ाई है ना, यूरोप के भी। क्योंकि यदि यूक्रेन को ख़त्म किया या यूक्रेन हार गया इस पूरी लड़ाई में, पुतिन वर्सेस जेलेंस्की में, तो वो यूरोप के हार है। और यूरोप के देश ये नहीं चाहते कि अमेरिका इस तरह का दबाव बनाए, ट्रंप साहब इस तरह का दबाव बनाए कि वो ये लड़ाई जेलेंस्की वर्सेस नहीं है। मैं पूछना ये चाह रहा हूं आपसे, क्या ये 3 साल से जो सपोर्ट अमेरिका और नेटो ने दिया हुआ था, जिसके बिना पर ये 3 साल लड़ पाए जी, अब अमेरिका ने तो कह दिया मैं हथियार पैसा नहीं दूंगा, तो उसके बाद क्या यूरोप उसको सस्टेन कर पाएगा? सस्टेन नहीं भी कर पाएगा, लेकिन यदि वो यूरोप उनके साथ नहीं खड़ा होगा फिर तो वो खत्म ही हो जाएगी ना बात ही लड़ाई की। और वो क्यों खड़े कोई यूक्रेन के साथ? क्योंकि उनका अस्तित्व भी उसके साथ जुड़ा हुआ है। इसके बाद हमारी बारी है, तो इसलिए वो कर रहे हैं। और ट्रंप साहब पुतिन के साथ खड़े हो गए हैं खुलकर। उन्होंने अभी इसी बयान में आपने नोट किया, बीच में उन्होंने एक बात और कही है कि भाई जेलेंस्की ने तो पढ़ा ही नहीं वो मेरा शांति मसौदा, और रूस की चले तो वो तो पूरा यूक्रेन लेना चाहता है, ये कहा उन्होंने। तो फिर वो मान रहे हैं क्या उनकी बात? अभी नहीं, तो वो कह रहे हैं कि अभी तो हम ये कह रहे हैं कि इतनी टेरिटरी छोड़ दो, इतनी जमीन छोड़ दो, वरना रूस तो पूरा यूक्रेन चाहता है।
भाई लेकिन कहीं तो सर, जाकर 4 रोकने साल की बाद बात वो आएगी खड़ा ना। हुआ है। नहीं, ये बात क्यों बार बार की जाती है कि जेलेंस्की मान जाए, जेलेंस्की ने नेटो की बात, या नेटो में क्यों नहीं शामिल किया गया है? कमजोर आदमी को आप ये सारी बातें समझा रहे हैं क्या? पुतिन साहब को समझा दीजिए इतनी बातें। चलें नहीं, सर, ठीक है। मैं तो जेलेंस्की को मानने की बात नहीं, मैं कह रहा हूं कि युद्ध तो रोकने के लिए कहीं आना पड़ेगा ना, खड़े होना क्यों पड़ेगा। जेलेंस्की को आना है? जेलेंस्की ही तो कह रहे थे ना, जेलेंस्की इन चीजों पर कह रहा है, आपको अच्छा, पॉइंट देना पड़ेगा देखिए ना। 3 मुद्दे हैं अब, ये वही जिस पे बात अड़ी हुई है कि कितनी जमीन कहा जा रहा है जेलेंस्की को छोड़ने के लिए, रूस को देने के लिए, क्या वो तैयार होंगे? दूसरा, आगे की सुरक्षा की गारंटी क्या, वो गारंटी अमेरिका और नेटो यूरोप देगा क्या? और तीसरी बात, मेरा देश जो पूरा बर्बाद हो गया इसको बनाने का पैसा कौन देगा? इन 3 बातों का जवाब जेलेंस्की चाहते हैं और जो उनको अब मिल नहीं रहा।